नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। हम लोग विसर्ग संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसी के कर्म में आज का सूत्र है रो अशुपि। इस सूत्र में दो पद हैं, रह प्रथमांत पद है और अशुपि सप्तम्यंत पद है। ये जो रो दिख रहा है यह र है। विसर्ग को अतो रूढ़ प्लुताद प्लुते सूत्र से उत्व होकर और एंगह प्रांतादति से पूर्व रूप होकर ये खंडाकार हो गया है। तो रो अशुपि सूत्र का अर्थ है कि रह होता है असुपि शुभ प्रत्याहार पर में ना हो तो। अशुपि सप्तम्यंत है और जब हम लोग अच संधि प्रकरण को प्रारंभ किए थे तो दो नंबर पे जो सूत्र था तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, वह सूत्र कहता था कि सप्तमी को मानकर जो कार्य हो, सप्तमी को निर्दिष्ट करके जो कार्य हो वह वर्णों से अव्यवहित पूर्व के हो। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि पूरे व्याकरण शास्त्र में जितने भी सूत्र हैं और सूत्र के पद में अगर सप्तमी विभक्ति लगा हो, सप्तम्यंत हो, तो उससे पूर्व में कार्य होगा। यहाँ पे शुपि मतलब शुभ प्रत्याहार पर में होने पर, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है, सप्तमी अधिकरण में पर, तो शुभ प्रत्याहार के परे होने पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, अशुपि मतलब शुभ प्रत्याहार पर में ना हो तो। अशुपि पद का अर्थ क्या निकलेगा कि न सुपि इति असुपि, शुभ प्रत्याहार पर में न हो तो र आदेश होता है, रेफ होता है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब वृत्ति को देखते हैं। वृत्ति में लिखा है अहनो रेफादेशो न तु सुपि। यहाँ पे अहन है, षष्ठ्यंत है, यहाँ पर भी अतो प्लुतात् प्लुते से उत्व हो गया है। ठीक, तो अहन मतलब अहन क्या है, षष्ठ्यंत है। और जब षष्ठ्यंत होता है तो षष्ठीय स्थानीय योगा से स्थानीय का निवृत्ति ले आते हैं और उसका क्या अर्थ होता है कि जिस पद में षष्ठ्यंत विभक्ति लगा हुआ हो तो उसी के स्थान पे कार्य होता है। तो यहाँ पे क्या है, अहन में षष्ठ्यंत लगा हुआ है तो क्या अर्थ होगा, अहन शब्द को क्या होता है, रेफ होता है। अहन शब्द को रेफ होता है न तु सुपि, सुप प्रत्याहार पर में ना हो तो। अहन शब्द को रेफ आदेश होता है, सुप प्रत्याहार पर में ना हो तो। यह क्या हो गया, वृत्ति का अर्थ हो गया। उदाहरण में देते हैं अहरह अहरगढ़। इसको हम लोग अब सिद्ध करके देखते हैं। अहन धन अह, यहाँ पे क्या होता है कि नित्य विप्सयोः एक सूत्र है, यह अहन शब्द को द्वित्व कर देता है तो अहन अहन हो जाता है। उसके बाद हम सूत्र लगा देते हैं कौन सा, रो अशुपि। क्या कहेगा कि अहन शब्द को रेफ आदेश होता है असुपि, सुप प्रत्याहार पर में ना हो तो यहाँ पे सुप प्रत्याहार में क्या अह आता है, नहीं आता है, क्योंकि सु और जस अम और सत इत्यादि जो 21 विभक्तियाँ हैं वह सुप प्रत्याहार में आते हैं, तो सुप प्रत्याहार पर में नहीं है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद बचा अहन। अब वृत्ति भी कहता है कि अहन अहनः रेफादेशो, अहन शब्द को क्या हो, रेफ आदेश हो। अब देखना है कि क्या पूरे अहन शब्द को रेफ आदेश हो जाए, क्या पूरे अहन शब्द को रेफ आदेश हो जाए, तो उसके लिए हम लोग अच संधि में ही एक सूत्र पढ़े हैं, कौन सा, अलोन्त्यस्य। यह सूत्र क्या कहता है, कहता है षष्ठी को निर्दिष्ट करके, षष्ठी को मानकर जो कार्य हो
तस्य अल आदेश स्यात्, वह अंत्य अल को आदेश होता है। अंत्य अल मतलब अंत्य वर्ण को आदेश होता है। इस तरह हम जब अहन के अहना क्या था, षष्ठ्यंत था। वृत्ति में अहना पद का जो वृत्तिया है वह षष्ठ्यंत है। तो अहन को मतलब अहन के अंत्य अल वर्ण के स्थान पे हम रेफ आदेश करेंगे। तो अहन में अंतिम अल वर्ण कौन सा है, न। तो इस न के स्थान पे हम रेफ आदेश कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, अह र प्लस अह। अब इसको हम अझिनम परेण संयोजन के नियम से मिला देंगे। अच से जो हीन वर्ण होते हैं वह पर वर्ण में मिल जाते हैं। तो पर वर्ण में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अह रह। बस इतना ही है। इस सूत्र से एक ही कार्य होता है कि वह अहन शब्द के नकार को रेफ आदेश करता है, शुभ प्रत्याहार पर में ना हो तो। ठीक। अब इसी के दूसरा उदाहरण देते हैं, अहर गढ़। अहन धन गढ़, ऐसा उदाहरण है। यहाँ पर भी सबसे पहले सूत्र लगा देंगे रो अशुपी। क्या कहेगा कि अहन शब्द के नकार को रेफ आदेश होता है, शुभ प्रत्याहार पर में ना हो तो। यहाँ पर भी शुभ प्रत्याहार पर में नहीं है, इसलिए अहन शब्द के नकार को रेफ आदेश हो जाएगा। तो अह र प्लस गढ़, इतना बन जाएगा। इतना बनने के बाद इसको हम आपस में मिला देंगे। आपको पता होगा एक श्लोक है, अचम दृष्ट्वा अधो याति हलश्च उपरि गच्छति। ठीक। तो ये जो र है वह जब आगे हल को देखेगा तो वह उसके ऊपर चला जाएगा। ठीक। तो क्या हो जाएगा, अ ह गढ़, ऐसा बन जाएगा। इस तरह हमारा रो अशुपी यह सूत्र पूर्ण हुआ। अब सूत्र है रो री। ठीक। रह क्या है, षष्ठ्यंत पद है। यहाँ पर भी विसर्ग को उत्व कर देंगे। अतो प्लुता प्लुत से तो रो बन गया है। तो रह षष्ठ्यंत है और री सप्तम्यंत है। इस सूत्र में भी दो पद हैं, रह इति षष्ठ्यंतम पदम, अरि इति सप्तम्यंतम पदम। तो अर्थ क्या होगा, री मतलब रेफ के परे होने पर। री क्या होगा, रेफ के परे होने पर र को इतना अर्थ निकलेगा सूत्र से। अब वृत्ति को देखते हैं। रेफस्य रेफे परे लोपः, एक सूत्र है ढोढे लोपः। यह सूत्र कहाँ का है, 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14 नंबर का सूत्र है। ठीक। तो ढोढे लोपः जो सूत्र है वह आपको अष्टाध्याय में मिल जाएगा। 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 13 नंबर का सूत्र है। एक सूत्र इससे पूर्व का है। तो उस सूत्र से हम लोपः पद का अनुवृत्ति ले आते हैं ढोढे लोपः से। तो क्या अर्थ होता है, रेफस्य रेफे परे लोपः, अर्थात रेफ के परे होने पर रेफ को लोप होता है, अर्थात रेफ को लोप होता है रेफ के परे होने पर। ठीक। मान लीजिए कहीं ऐसा अवस्था हो जहाँ पर दो रेफ हो, तो अगर आपको कहीं दो रेफ दिखे तो पूर्व रेफ का लोप हो जाता है पर रेफ के परे होने पर। रोरी सूत्र का यही कार्य है कि एक जो रेफ होता है, एक जो र होगा, उस अगर दो र होंगे तो पूर्व वाले र का लोप कर देगा। ठीक। रेफस्य रेफे, रेफ का लोप होता है पर रेफ के परे होने पर। देखिए इसको उदाहरण से हम लोग देखते हैं। जैसे पुनर्धन रमते, क्या है, पुनर्धन रमते, ऐसा है। ये पुनर् क्या है, अव्यय है। ठीक। तो
तो पुनर्धन रमते ऐसा रहता है। यहाँ पर दो रेफ हैं कि नहीं, एक पूर्व में रेफ है और एक पर में रेफ है, र को रेफ कहते हैं। तो एक पूर्व में रेफ है और एक पर में रेफ है। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे, कौन सा, रोरी। क्या कहेगा, रेफस्य रेफे परे लोपः, मतलब पर में अगर रेफ पर में अगर रेफ हो तो पूर्व रेफ का लोप होता है। तो इस तरह हम पूर्व वाले र का लोप कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, पू न धन रमते, ऐसा बन जाता है। अब आगे क्या प्रक्रिया देखने के लिए हमें अगले सूत्र को पढ़ना होगा। तो आगे का सूत्र कौन सा है, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। क्या है, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। ढ्रलोपे यह सप्तम्यंत पद है, पूर्वस्य षष्ठ्यंत पद है, दीर्घः प्रथमांत पद है और अणः यह क्या है, तो यह षष्ठ्यंत पद है। ठीक, कहते हैं कि ढ लोपे, ढ में दो वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, एक ढ है और एक र है। तो ढ लोपे कहते हैं ढ का लोप होता है, ढ का लोप होता है। पूर्वस्य दीर्घो अणः, और पूर्व अण को दीर्घ होता है। ऐसा सूत्र से अर्थ निकल रहे हैं। अब हम वृत्ति को देखते हैं। वृत्ति में लिखा है ढरे फयोर लोप निमित्तयोः, मतलब ढ रे फयोर लोप निमित्तयोः पूर्वस्य पूर्वस्याणो दीर्घः, पूर्वस्य अणः दीर्घः, मतलब ढ रे फयोः, मतलब इसका अर्थ क्या होगा कि ढकार का अर्थात ढ का और रेफ का लोप हो। ठीक, ढ और र का क्या हो, लोप हो और निमित्तयो हो, और इन दोनों का जो निमित्त हो वह ढ और र हो। जैसे देखिए यहाँ पर ये समझना है कि जिस तरह रोरी जो सूत्र है, रोरी सूत्र क्या कहता है कि रेफस से रेफे परे लोपः, मतलब अगर पर में रेफ हो तो पूर्व रेफ का रोरी सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। इसी तरह सूत्र है ढोढ़े लोपः, क्या कहता है कि अगर ढ पर में हो तो पूर्व वाले ढ का लोप हो जाता है। ठीक, ढोढ़े लोपः सूत्र का काम है कि अगर दो ढ अगर एक जगह हो तो पूर्व वाले ढ का लोप हो जाता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ढ रे फयोर लोप निमित्तयो हो, मतलब ढकार का और रकार का लोप हो गया हो निमित्त, जिसको मानकर पूर्वस्य अणो दीर्घः, उसके पूर्व अण को दीर्घ होता है। देखिए इसको उदाहरण से जब देखेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पे पुनर्धन रमते था, र का रोरी सूत्र से र का हम लोप कर दिए, और लोप किसको मानकर किए हैं, इस र को मान के किए हैं। तो ये र क्या हो गया, ये निमित्त हो गया। ढ रे फयोर लोप निमित्तयो हो, मैं ढ और र का लोप किया गया हो जिसको निमित्त मानकर उसके पूर्व अण को दीर्घ होता है। ठीक, ये अर्थ है। तो ये देखिए, ये जो र है, इस र को मानकर, इस र को निमित्त मानकर हम पुनर्रमते में जो ये पूर्व वाला र है इसका हम लोप किए हैं। ठीक, तो लोप करने के बाद क्या बचा, पूर्ण धन रमते। अब यहाँ पे हम लगा देंगे सूत्र कौन सा, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। क्या कहेगा कि ढ और र का लोप हो गया हो, निमित्तयो हो, जिनको निमित्त मानकर उनके पूर्वस्य अणो दीर्घ, पूर्व अण को दीर्घ होता है। ठीक, तो पूर्ण धन रमते, पूर्ण में जो न में जो अ है वह अण प्रत्याहार में आएगा ना, क्योंकि अण प्रत्याहार में तीन बनाते हैं, अ ई उ। ठीक, तो अ आएगा तो पूर्व अण को दीर्घ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पुनारमते। ठीक, ऐसा बनता है, पुनारमते। फिर अगला उदाहरण क्या देते हैं, हरिरम्यः। हरिरम्यः, हरि शु रम्यः, ऐसा रहता है।
ठीक। और शु का स सजुष रू से पहले इसका हम कर देंगे अनुबंध लोप, तो क्या बन जाएगा हरि श रम्य, ऐसा बन जाएगा। उसके बाद स सजुष रू से श को रू कर देंगे और रू को अनुबंध लोप करके क्या कर देंगे र कर देंगे, तो हरि र धन रम्य, यहाँ तक बन गया। यहाँ तक बनने के बाद फिर यहाँ पर सूत्र लगा देंगे कौन सा रोरी। रोरी क्या कहेगा कि पूर्व र का लोप होता है रेप के परे होने पर, तो इस रेप को निमित्त मानकर इस र का लोप कर देंगे, तो लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा ह रि धन रम्य, ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाने कौन सा ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो रह कता ढ रे फयो लोप निमित्तयो हो पूर्वस्याणो दीर्घ, मतलब ढ और र का लोप जिसको निमित्त मानकर हुआ हो उसके पूर्व और को दीर्घ होता है, तो यहाँ पे जो र था र का लोप हुआ है, ठीक। र का लोप किसको निमित्त मानकर हुआ है पर वाले र को मानकर निमित्त हो, इसको मानकर लोप हुआ है, तो इसको मानकर जो निमित्त होकर जो लोप हुआ है तो पूर्व और में क्या है ई आएगा, इसको दीर्घ कर देंगे और जब दीर्घ कर देंगे तो क्या बन जाएगा हरि रम्य, ऐसा बन जाएगा। फिर एक उदाहरण और देते हैं कौन सा शंभु राजते। यहाँ भी इसी तरह रहता है कि शंभु और शु और राजते, ऐसा रहता है शंभु शु राजते, ठीक। शंभु शु राजते, यहाँ पर भी अनुबंध लोप करने के बाद सजुष रू से रू कर देंगे, रू शंभु रू राजते बन जाएगा। उसके बाद फिर से अनुबंध लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा शंभु र राजते, ठीक। शंभु राजते, फिर रोरी सूत्र से पूर्व र को लोप कर देंगे, तो लोप करने के बाद क्या बन जाएगा शंभु राजते, र का लोप हो गया। अब शंभु राजते बचा हुआ है। उसके बाद लगा देंगे सूत्र ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो रह कता ढ और र का लोप हुआ हो जिसको निमित्त मानेगा उसके पूर्व और को दीर्घ होता है। शंभु में जो भ उत्तरवर्ती उकार है उसको क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि र को निमित्त मानकर पूर्व र को लोप हुआ है, तो उ को दीर्घ कर देंगे तो क्या बन जाएगा शंभु राजते। इस तरह हमारा तीनों उदाहरण बन गया। कौन कौन सा पुनरारमते हरिरम्य शंभु राजते। अब कहते हैं वृत्ति में, देखिए ढ रेफयोर्लोप निमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्घः पुनरारमते हरिरम्य शंभु राजते अणः किम। कहते हैं कि ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घो णः अणः, सूत्र में जो आप अणः पद का ग्रहण किए हैं वह क्यों किए हैं। आप सीधा कह देते हैं कि ढकार और रकार का जो लोप जिसको निमित्त मानकर हुआ है उसके पूर्व को दीर्घ हो, तो पूर्व को दीर्घ कह देते हैं तो क्या दिक्कत था। तो उदाहरण में देते हैं त्रिढ़ बृढ़, क्या देते हैं त्रिढ़ बृढ़, त्रिढ़ धन ढ वृढ़ धन ढ, ऐसा रहता है। त्रिह और व्रीह ये धातु रहते हैं, ठीक। इनको धत्व ढत्व इत्यादि करके त्रिढ़ और वृढ़ धन ढ ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर ढोढ़े लोपा सूत्र लगेगा। ढोढ़े लोपा सूत्र से पद में भी ढ है और पूर्व में ढ है, तो पूर्व ढ का क्या कर देंगे लोप कर देंगे, तो पूर्व ढ का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा त्रिढ़ वृढ़। कहते हैं कि पूर्व ढ का लोप हुआ है किसको निमित्त मानकर पर वाले ढ को निमित्त मानकर, तो पर वाले ढ को निमित्त मानकर जो ढ का लोप हुआ है तो यहाँ पे ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो रह पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, क्योंकि कहता है कि ढ और रेफ का अगर लोप हुआ हो निमित्त मानकर तो वहाँ पे पूर्व और को दीर्घ होता है। अगर हम और नहीं कहते हैं तो ये जो री है यह री क्या होता है री का भी दीर्घ हो जाता और री का दीर्घ होकर
त्रि ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता। वहाँ पे अड़ का ग्रहण किए हैं, जब अड़ का ग्रहण करेंगे तो अड़ प्रत्याहार में री तो आएगा नहीं, और जब री आएगा नहीं तो उसको दीर्घ होगा नहीं, तो तब जाके त्रिढ़ ऐसा रूप बनेगा, नहीं तो अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसलिए ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोढ़ सूत्र में अढ़ पद का ग्रहण करते हैं। ग्रहण नहीं करते तो त्रिढ़ बृढ़ इत्यादि प्रयोगों में भी दीर्घ होकर अनिष्ट रूप बन जाता। अब आगे लिखते हैं, आगे देखिए पंक्ति में लिखा हुआ है कि मनस रथ इत्यत्र ऋत्वे कृते हसी चेत्युत्वे रो रीति लोपे च प्राप्ते। कहते हैं एक प्रयोग बता रहे हैं, मनोरथ मनस धन रथ इत्यत्र। कहते हैं मनस धन रथ इत्यत्र मतलब यहाँ पर ऋत्वे कृते सकार को सजुष सूत्र से ऋत्व कर देते हैं, और ऋत्व करने के बाद हसी च इति उत्वे अरोरिति लोपे च प्राप्ते। ये मनोरथ जो सूत्र है, मनोरथ जो ये प्रयोग है, यह विप्रतिषेधे परम कार्यम, इसके आगे का जो सूत्र है इस सूत्र में सिद्ध होता है। तो इसको हम लोग कल के पाठ में देखते हैं। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं कि मनस धन रथ ऐसा रहता है, यहाँ पर हसी च सूत्र से उत्व की प्राप्ति है और रूरी सूत्र से लोप का प्राप्ति है, मतलब एक साथ दो सूत्रों का प्राप्ति है। तो इसके लिए आगे का सूत्र है, यह जो सूत्र है वह सूत्र पर कार्य को करता है तुल्य बल विरोध अवस्था में। तो इसको हम लोग कल देखेंगे।